आज का यह मैराथन वीडियो सूचना प्रौद्योगिकी मॉड्यूल से रहने वाला है। इसमें हम नवनियुक्त सिपाहियों के सत्रांश परीक्षा को देखते हुए उन सभी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे जो कि बार बार सत्रांश परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए, प्रथम प्रश्न है कंप्यूटर। सबसे पहले हम कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। वेब प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के विकास ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं और एक नई विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है वह यंत्र जो कंप्यूट यानी कि गणना करता हो, गणना करे। शुरुआत में कंप्यूटर का काम केवल गणना करना ही था, इसलिए यह परिभाषा ठीक लगता था। लेकिन तकनीकी विकास के साथ कंप्यूटर के कामों में बढ़ोतरी हो गई है। ये सभी कार्य इन 4 चरणों में विभक्त कर दिए गए हैं। प्रथम, आंकड़े ग्रहण करना या इनपुट, कलेक्शन एंड इनपुट। दूसरा, आंकड़ों का संचयन यानी उन्हें जमा करना, स्टोर करना, स्टोरेज। तीसरा, आंकड़ों का संसाधन, प्रोसेसिंग। चौथा, परिणाम या जानकारी देना, आउटपुट या रिट्रीवल। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी से हर व्यक्ति को सभी जानकारी प्राप्त होना संभव होता है। लोग अब पूछताछ, बैंकिंग, खरीदारी और कई अन्य कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में हम एक ऐसे युग से गुजर रहे हैं जहां सभी प्रकार की जानकारी सिर्फ कंप्यूटर का एक बटन पर क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का प्रत्यक्ष रूप से वर्गीकरण करना बहुत ही मुश्किल है। कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके कामकाज, प्रयोग और उद्देश्यों के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए कंप्यूटर का वर्गीकरण हम 3 आधार पर करते हैं। पहला, अनुप्रयोग के आधार पर। दूसरा, उद्देश्य के आधार पर। तीसरा, आकार के आधार पर। चलिए प्रथम हम देखते हैं अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा, डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा, हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए हम प्रथम देखते हैं अनुप्रयोग के आधार पर जो प्रथम है एनालॉग कंप्यूटर, इसको देखते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों, दाब, तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनको अंकों में परिवर्तित करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन के आधार पर करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दूसरा था अनुप्रयोग के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है, इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। जब लोग कंप्यूटर के बारे में बातें करते हैं तो अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर की केंद्र बिंदु होता है। इस श्रेणी में वो कंप्यूटर आते हैं जो बाजार को चलाते हैं, घरों का बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी प्रकार के वे कार्य जो कंप्यूटर पर किए जा सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के श्रेणी में ही आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 या 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। तीसरा है अनुप्रयोग के आधार पर हाइब्रिड कंप्यूटर।
हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटर्स में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। ये कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कंप्यूटर की एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों जैसे तापमान या रक्तचाप आदि को मापती है तो ये माप बाद में डिजिटल भागों के द्वारा अंकों में बदल दी जाती है। नेक्स्ट है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो देखते हैं, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर। दूसरा, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। देखते हैं प्रथम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये सभी कार्य सामान्य होते हैं, किसी विशेष प्रकार के नहीं होते। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग से लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, दस्तावेजों को छापना, डाटाबेस बनाना। इन कंप्यूटर में लगे हुए सीपीयू की क्षमता भी कम होती है। इन कंप्यूटर में हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई स्पेशल डिवाइस नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी सीपीयू की कार्यक्षमता बहुत कम होती है। इसलिए इन्हें केवल सामान्य उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाता है। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य के लिए ही बनाया जाता है। इन कंप्यूटर के सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इन कंप्यूटर को बनाया जाता है। अगर इन कंप्यूटर से ज़्यादा सीपीयू की आवश्यकता होती है तो इन कंप्यूटर की रचना अनेक सीपीयू वाली कर दी जाती है। जैसे संगीत संपादन करने के लिए स्टूडियो में लगाया जाने वाला कंप्यूटर विशिष्ट प्रकार का कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर में संगीत से संबंधित उपकरणों को जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा इस कंप्यूटर का प्रयोग आने वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, युद्ध के क्षेत्र में, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक रसायन में, यातायात नियंत्रण में, समुद्र विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और तीसरा है आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज। आकार के आधार पर कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर। चलिए आकार के आधार पर प्रथम माइक्रो कंप्यूटर को हम देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ। ये आविष्कार था माइक्रो प्रोसेसर का। इस आविष्कार के साथ ही एक सस्ती और अच्छी कंप्यूटर प्रणाली बनना संभव हुआ। इस प्रकार निर्मित कंप्यूटर एक डेस्क पर या एक ब्रीफकेस में भी रखा जा सकता था। इन छोटे कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कीमत में कम और आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर या बाहर किसी भी कार्य क्षेत्र में लगाया जा सकता है। इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का व्यापार में बहुत महत्व है। व्यापार बड़ा हो या छोटा, यह हर प्रकार के व्यापार में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है आकार के आधार पर मिनी कंप्यूटर। देखते हैं मिनी कंप्यूटर को। ये कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इन कंप्यूटर्स को व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीदा जा सकता है। इन कंप्यूटर्स को
छोटे और मध्यम आकार के कंपनियां प्रयोग में लेती है। इन कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इन कंप्यूटर्स के स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक लेकिन मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम होते हैं। मध्यम स्तर की कंपनियों में मिनी कंप्यूटर ही प्रयोग होते हैं। तीसरा देखते हैं आकार के आधार पर मेनफ्रेम कंप्यूटर को। मेनफ्रेम कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं तथा इसकी भंडारण क्षमता भी अधिक होती है। इनसे अधिक मात्रा में बहुत ही तीव्र गति से डाटा को प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इसलिए इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, सरकारी विभागों में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। ये कंप्यूटर 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटर पर सैकड़ों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटरों के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे उपभोक्ताओं द्वारा खरीद का ब्यौरा रखना, भुगतानों का ब्यौरा रखना, बिलों को भेजना, नोटिस भेजना, कर्मचारियों का भुगतान करना, टैक्स का विस्तृत ब्यौरा रखना इत्यादि। कुछ मेनफ्रेम कंप्यूटर्स के नाम जैसे IBM 4381, ICL 39 सीरीज और CDC साइबर सीरीज। चलिए नेक्स्ट आकार के आधार पे है चौथा सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों की तुलना में बड़े तथा सबसे अधिक संगणन क्षमता वाले, सबसे अधिक गति वाले होते हैं। इन कंप्यूटर्स में अनेक CPU समांतर क्रम में कार्य करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध कार्य में होता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, मौसम की भविष्यवाणी करना, उच्च गुणवत्ता की एनिमेशन वाले चित्रों का निर्माण करना, इन सभी कार्यों में की जाने वाली गणना व प्रक्रिया जटिल व उच्च कोटि की शुद्धता वाली होती है। भारत के पास परम नाम का सुपर कंप्यूटर है, जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में ही तैयार किया है। परम कंप्यूटर का विकसित रूप से परम 10,000 है। परम कंप्यूटर का विकसित रूप परम 10,000 है। इसके अलावा अन्य सुपर कंप्यूटर भी हैं, जैसे क्रे 2, क्रे XMP24 और NEC 500। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर का वह भाग जिनका भौतिक स्वरूप होता है उनको हार्डवेयर कहा जाता है। सामान्य भाषा में बोले तो कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम देख व छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। उदाहरण मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि। कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 भागों में बांटा गया है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर के द्वारा बहुत से कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर में सभी कार्य सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाते हैं, जो कि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का ही दूसरा नाम होता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग कार्य के लिए बनाए जाते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जो कि एक विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जो कि एक विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस। वे उपकरण जो कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करवाते हैं इनपुट डिवाइस या इनपुट उपकरण कहलाते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, टच पैड इत्यादि।
इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। इनपुट डिवाइस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालना होता है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। यह उपकरण कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन देते हैं और उसे ऐसे रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिसे मनुष्य आसानी से समझ सकता है। प्रिंटर द्वारा कंप्यूटर में स्टोर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना ताकि कोई भी इंसान उसे आसानी से समझ सके। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर इत्यादि ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर को चालू करना, कंप्यूटर स्टार्ट। कंप्यूटर चालू करने के निम्न तरीके हैं। प्रथम, यूपीएस बैटरी का तार बोर्ड से जुड़ा होगा, उस बटन को चालू करें। दूसरा, बैटरी के इस बटन को चालू करें। तीसरा, सीपीयू के इस बटन को चालू करें। चौथा, कंप्यूटर चालू हो रहा है, कुछ समय इंतज़ार करें। पाँचवा, अगर बंद है तो मॉनिटर का यह बटन दबाएं। नेक्स्ट है कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करें। शट डाउन करना, कंप्यूटर शट डाउन। कंप्यूटर को बंद करने के तरीके। प्रथम, स्टार्ट स्क्रीन पर विंडोज ऑप्शन पर क्लिक करें। दूसरा, विंडोज में जाने के बाद पावर आइकॉन या पावर बटन पर क्लिक करें। तीसरा, पावर बटन पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन होंगे, रीस्टार्ट, शट डाउन और स्लीप, और फिर शट डाउन पर क्लिक करें तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर पॉइंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक एप्लीकेशन है जो एक प्रस्तुति को प्रदर्शित करने के लिए चार्ट और इमेजेज का स्लाइड शो बनाता है। पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन पीपीटी होता है, जिसको कि डॉट पीपीटी लिख सकते हैं। पीपीटी है और यह एक या अधिक स्लाइड से बना है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम है जिसका उपयोग ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, हैंडआउट, स्पीकर नोट्स और आउटलाइन का उत्पादन करने में किया जा सकता है। स्लाइड एक प्रेजेंटेशन के पेज होते हैं और इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल, चार्ट, क्लिप आर्ट, ड्राइंग, एनिमेशन, वीडियो क्लिप, शेप इत्यादि हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट को शुरू कैसे करते हैं। पावर पॉइंट को शुरू कैसे करते हैं, तो पावर पॉइंट को शुरू करने का देखते हैं तरीका। सबसे पहले स्टार्ट बटन सिंगल लेफ्ट क्लिक करके ओपन करिए, सिंगल लेफ्ट साइड का सिंगल एक बार। दूसरा, फिर ऑल प्रोग्राम्स पर प्रोग्राम्स लिस्ट खुलने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक कीजिए। तीसरा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक कीजिए तो पावर पॉइंट शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो की 3 मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। प्रथम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। मुख्य विशेषताएं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल्स बार और रिबन और टैब। तीसरा, रिबन और टैब। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पावर पॉइंट विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित होता है। इसमें निम्न ऑप्शन होते हैं। न्यू का ऑप्शन होता है एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ओपन का ऑप्शन होता है कंप्यूटर में पहले से सेव की गई प्रेजेंटेशन को
खोलने के लिए, और सेव होता है खुली प्रेजेंटेशन में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए। सेव एज होता है कंप्यूटर में अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर डॉक्यूमेंट को किसी भी विशिष्ट नाम के साथ प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। प्रिंट होता है खुली प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए। प्रीपेयर रहता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रस्तुति तैयार करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रस्तुति तैयार करने के लिए। सेंड होता है प्रेजेंटेशन की प्रतिलिपि दूसरे को भेजने के लिए। पब्लिश होता है दूसरों को प्रेजेंटेशन वितरित करने के लिए। क्लोज होता है खुली प्रेजेंटेशन बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं? देखते हैं। जब आप पावर पॉइंट विंडो को खोलते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से एक स्लाइड दिखाई देती है। स्लाइड में 2 टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। बाद में आप अतिरिक्त टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट टैब से ऐड कर सकते हैं। पहला टेक्स्ट बॉक्स टाइटल डालने के लिए और दूसरा सब टाइटल डालने के लिए होता है। बॉक्स में टेक्स्ट लिखने के बाद जब हम बाहर क्लिक करते हैं तो उसका बॉर्डर अपने आप गायब हो जाता है। उसके बाद होम टैब में ऐड न्यू स्लाइड पर क्लिक करते जाते हैं और नई स्लाइड जोड़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आईपी एड्रेस। नेक्स्ट बन रहा है आपका आईपी एड्रेस। जब हम इंटरनेट से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा एक यूनिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को आवंटित किया जाता है। एक जो है यूनिक नंबर आवंटित किया जाता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी कहते हैं। इसके लॉग फाइल को इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड IPDR कहते हैं। नेक्स्ट है मैक एड्रेस। किसी भी डिवाइस के फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं। कंप्यूटर एवं राउटर में मैक एड्रेस पाया जाता है। मैक एड्रेस को मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी कहते हैं। मैक एड्रेस को क्या कहते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। नेक्स्ट है आपका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या है? तो किसी भी वेबसाइट का इंटरनेट पर एक यूनिट एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। URL को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है, जैसे www.google.com। नेक्स्ट है डार्क वेब इंटरनेट की वह दुनिया है जहां सफरिंग के लिए हमें विशेष वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, जैसे TOR ब्राउज़र। डार्क वेब का इस्तेमाल आमतौर पर अवैध ड्रग्स, हथियार तथा अन्य गैरकानूनी कार्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है CDR, कस्टमर डिटेल्स रिकॉर्ड। CDR में मोबाइल के यूज़र का कॉल डिटेल्स होता है। इसमें यूज़र के द्वारा किसके साथ कब और कितनी देर बातचीत अथवा मैसेज का आदान प्रदान किया गया है, इसका लेखा जोखा होता है। नेक्स्ट है SDR, सब्सक्राइबर डिटेल्स रिकॉर्ड। SDR में धारक का नाम, पता तथा सिम खरीदने का समय उपलब्ध कराई गई सारी जानकारी होती है। सिम खरीदते समय जो है उपलब्ध कराई गई सारी जानकारी होती है SDR में। नेक्स्ट है CAF, कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म। CAF मोबाइल धारक के द्वारा सिम खरीदते समय भरा फॉर्म को CAF कहते हैं। इसमें धारक का फ़ोटो तथा पहचान पत्र भी होता है। नेक्स्ट है कॉलिंग पार्टी।
CDR में कॉलिंग पार्टी का उल्लेख होता है जिसमें धारक के द्वारा विभिन्न नंबरों पर किए गए कॉल का विवरण होता है। नेक्स्ट है आपका कॉल्ड पार्टी। ये था कॉलिंग पार्टी, अब है कॉल्ड पार्टी। कॉल्ड CDR में कॉल्ड पार्टी का उल्लेख होता है जिसमें धारक के नंबर पर आए कॉल का विवरण होता है। जिसमें धारक के नंबर पर आए कॉल का विवरण होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कॉल। टाइप ऑफ कॉल, कॉल के प्रकार। CDR में टाइप ऑफ कॉल का उल्लेख होता है जिसमें इनकमिंग, आउटगोइंग, इंटरनेट आदि का विवरण होता है जिससे पता चलता है कि कॉल किस प्रकार का था। नेक्स्ट है IMEI। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। मोबाइल निर्माता कंपनी हर मोबाइल फ़ोन में एक यूनिक नंबर अंकित किया जाता है जिसे IMEI कहते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहते हैं। यह नंबर 15 अंकों का होता है। IMEI नंबर कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का होता है। IMEI नंबर कुछ इस प्रकार है, 15 अंक का है, देख सकते हैं। चलिए, इसमें प्रथम 8 अंक जो होता है TAC यानी कि टाइप एलोकेशन कोड होता है, जो आइडेंटिफाई मैक मॉडल कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ का मैक बनाया गया है, कि क्या मॉडल है और किस देश में बना है। अगला 9 से 14 अंक जो होता है सीरियल नंबर होता है, SNR होता है, जो यूनिक होता है। अंतिम अंक चेक डिजिट CD होता है जिसका इस्तेमाल IMEI की वैलिडिटी चेक करने के लिए किया जाता है। IMEI की मदद से किसी भी मोबाइल को ट्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेल ID। सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा अपने मोबाइल टावर की पहचान हेतु एक नंबर आवंटित की जाती है जिसे सेल ID कहते हैं। सेल ID चार्ट। नेक्स्ट है सेल ID चार्ट। सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी सेल ID नंबर के आधार पर एक चार्ट बनाती है जिसमें मोबाइल टावर का भौतिक पता तथा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड भी रहता है। सेल ID चार्ट को देखकर मोबाइल के लोकेशन का पता किया जाता है। नेक्स्ट है SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा सिम कार्ड आवंटित किया जाता है। सिम कार्ड में कई महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहित होता है, जैसे मैसेज, कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट आदि। नेक्स्ट है IMSI। IMSI इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। IMSI के माध्यम से मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी अपने सब्सक्राइबर की पहचान करता है। यह नंबर सिम कार्ड के अंदर संग्रहित होता है तथा नेटवर्क से मोबाइल हैंडसेट के माध्यम से जुड़ता है। इस नंबर से सेवा प्रदाता कंपनी का नाम एवं देश की पहचान हो सकती है। इस 15 अंकों का एक निश्चित नंबर होता है जिसमें प्रथम 3 नंबर मोबाइल कंपनी के देश का कोड होता है, जिसे MCC मोबाइल कंट्री कोड कहते हैं, MCC कहते हैं। उसके बाद का 3 नंबर मोबाइल नेटवर्क कोड होता है जिसे MNC कहते हैं, मोबाइल नेटवर्क कोड कहते हैं, तथा अंतिम 9 अंक को मोबाइल स्टेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर MSIN कहते हैं। नेक्स्ट है फेक प्रोफाइल केस। फेक प्रोफाइल केस इस तरह के अपराध में नकली या फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर किसी महिला, बच्ची या किसी गणमान्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल करने की नीयत से फ़ोटो,
वीडियो या मैसेज पोस्ट किया जाता है। भारत में खास करके बिहार में फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर इस तरह के फर्जी प्रोफाइल ज़्यादा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है साइबर डिफेमेशन। साइबर डिफेमेशन सोशल मीडिया पर किसी महिला या बच्ची या किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल करने की नीयत से किया गया झूठा फोटो, वीडियो या मैसेज पोस्ट करना साइबर डिफेमेशन कहलाता है। नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या है? कोई व्यक्ति, समूह या संस्था को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल, मैसेजिंग ऐप तथा मोबाइल के द्वारा तंग या परेशान करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आपका साइबर पोर्नोग्राफी। साइबर पोर्नोग्राफी सोशल मीडिया, इंटरनेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से अश्लील वीडियो या फोटो या साहित्य शेयर करना साइबर पोर्नोग्राफी कहलाता है। इसके लिए आईटी एक्ट में सज़ा का प्रावधान है। नेक्स्ट है क्रेडिट या डेबिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का फ्रॉड ऐसे अपराध में बैंक के ग्राहकों के क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी धोखे से प्राप्त करके उनके बैंक खाता से अवैध पैसे की निकासी की जाती है। अपराधी बैंक के अधिकारी बनकर फ़ोन से या एटीएम मशीन के नज़दीक धोखे से क्रेडिट डेबिट कार्ड की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर अपराध करते हैं। नेक्स्ट है हैकिंग। हैकिंग जब कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को गलत नियत से बिना यूजर के जानकारी के इस्तेमाल करता है या यूजर को इस्तेमाल करने से रोकता है तो इसे हैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है महिला एवं बच्चों के विरुद्ध सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध। तो देखते हैं महिला एवं बच्चों के विरुद्ध सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध। पारंपरिक अपराधों की तरह ही सोशल मीडिया पर भी महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध सबसे अधिक होते हैं। सोशल मीडिया पर कई रूपों में अपराधियों के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को पीड़ित किया जाता है। सोशल मीडिया पर महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले प्रमुख अपराध निम्न है। पहला, ईमेल के माध्यम से उत्पीड़न, हरासमेंट थ्रू ईमेल। ऐसे अपराध में पीड़िता को ईमेल के माध्यम से अश्लील मैसेज, ब्लैकमेल करना तथा धमकी दिया जाता है। दूसरा, सेक्सटिंग। नेक्स्ट है सेक्सटिंग। सेक्सटिंग ऐसे अपराध में टेक्स्ट मैसेज के रूप में अश्लील मैसेज का आदान प्रदान किया जाता है। अश्लील मैसेज का आदान प्रदान जो है सेक्सटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग ऐसे अपराध में पीड़िता के व्यक्तिगत जानकारी एवं फोटो को ऑनलाइन शेयर किया जाता है एवं उसकी मोबाइल, कंप्यूटर, कैमरा और अपराधियों के द्वारा हैक कर लिया जाता है। कई बार पीड़िता के मना करने के बावजूद भी ऐसे अपराध होते हैं। नेक्स्ट है साइबर डिफेमेशन। पीड़िता के बारे में इंटरनेट पर गलत एवं झूठी खबर फैलाना। पूर्व में भी बता दिया गया है, उसकी छवि को धूमिल करने के लिए जो है झूठा या फिर गलत जो है खबर फैलाया जाता है, साइबर डिफेमेशन कहलाता है। साइबर पोर्नोग्राफी भी रिपीट हुआ है। इसमें सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से अश्लील वीडियो या फिर फोटो या फिर साहित्य शेयर करना जो है साइबर पोर्नोग्राफी कहलाता है। इसके लिए आईटी एक्ट में भी सज़ा का भी प्रावधान है। धन्यवाद। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग ऐसे अपराध में गलत तथा झूठी सूचना एसएमएस, मोबाइल एप्लीकेशन या सोशल मीडिया पर कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से पोस्ट या शेयर किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखते हैं, कमेंट करते हैं तथा शेयर करते हैं, जिससे पीड़िता परेशान होती है। साइबर बुलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है साइबर ग्रूमिंग। ग्रूमिंग
ऐसे अपराध में अपराधी ऑनलाइन मित्रता करते हैं तथा ऑनलाइन सेक्स तथा यौवन उत्पीड़न की नीयत से किसी स्थान पर मिलने के लिए प्रेरित करता है, उसको कहते हैं साइबर ग्रूमिंग। नेक्स्ट है मार्फिंग। मार्फिंग ऐसे अपराधों में अश्लील तस्वीर के साथ पीड़ित महिला की तस्वीर को जोड़ करके सोशल मीडिया पर शेयर कर पीड़िता को बदनाम किया जाता है, मॉर्फिंग में। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग फेक अकाउंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस तरह के अपराध में नकली या फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बना करके महिला बच्ची की प्रतिष्ठा धूमिल करने की नीयत से फोटो, वीडियो, मैसेज तथा उसका नाम एवं पता शेयर किया जाता है। भारत में खास करके बिहार में फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर इस तरह के फर्जी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी कि IT एक्ट 2000। वर्ष 2000 ईस्वी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का गठन किया गया। इस एक्ट के गठन का मुख्य उद्देश्य ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना था। हालांकि वर्ष 2008 में इस एक्ट में कई संशोधन किए गए तथा इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के गठन के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अलावे अन्य अधिनियमों में भी आवश्यक संशोधन किए गए। साइबर अपराध में IT एक्ट 2000 ईस्वी के साथ अन्य कानून का प्रयोग देखते हैं। अपराध की प्रकृति को और 2008 के तहत लागू धाराएं, IT एक्ट 2008 की तहत लागू धाराएं एवं अन्य कानून जैसे BNS हो गया या फिर BNSS हो गया या फिर BSA हो गया, उसके तहत लागू धाराएं देखते हैं। प्रथम अपराध की प्रकृति है चोरी हुए कंप्यूटर या मॉड्यूल को प्राप्त होना। चोरी हुए कंप्यूटर का प्राप्त होना, इसमें जो है IT एक्ट की धारा 2000 के 66B लागू होगा इस पर, और BNS की धारा 317 का 2, दोनों धाराएं लग जाएगी अगर इस तरह की अपराध कारित होती है तो, संज्ञान में आता है तो। दूसरा है कंपनी के स्वामित्व वाला डेटा किसी भी रूप में चोरी हो जाना। अगर कोई भी डेटा चोरी हो रहा है तो उसमें IT एक्ट की धारा 66 और BNS की धारा 303 का 2। तीसरा है किसी व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी के उद्देश्य से पासवर्ड चुराना एवं प्रयोग किया जाना, तो इसमें 66 का C एवं 66 का D, IT एक्ट की धारा 66 का C एवं 66 का D लागू होगा, और BNS की धारा 319 का 2 और 318 का 4। नेक्स्ट है चौथा किसी व्यक्ति के नाम से एक फिशिंग ईमेल भेजा जाना जिसमें क्रेडेंशियल लॉगिंग मांगा जाता है, ये भी जो है IT एक्ट की धारा 66 के D के तहत लागू होंगे लगाया जाएगा, और BNS की धारा 319 के 2 के तहत लगाया जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजना। अगर संचार साध्यम के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजा जाता है तो इसमें जो है BNS की धाराएं आपका 356 का 2, 352, 351 का 2 एवं 3, 351 का 4, 354 एवं 79, ये सभी BNS की धाराएं लागू होगी। नेक्स्ट छठा है इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री प्रकाशित करना। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर अश्लील सामग्री को प्रकाशित किया जा रहा है तो IT एक्ट की धारा 67 लागू होगा, और BNS की धारा 294। नेक्स्ट है सातवां इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन अस्पष्टकृत्य आदि का प्रकाशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से यौन अस्पष्टकृत्य आदि का प्रकाशन किया जाता है तो IT एक्ट की धारा 67A लागू होगा, और BNS की धारा 294 लागू होगा। नेक्स्ट है बाल अश्लीलता। अगर बाल अश्लीलता की बात आती है तो IT एक्ट की धारा 67 का B लागू होगा, और
BNS की धारा 294 लागू होगा। नेक्स्ट है दवाओं की ऑनलाइन बिक्री। अगर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री का मामला प्रकाश में आता है तो उसमें NDPS एक्ट की धाराएं लागू होगी। नेक्स्ट है हथियारों की ऑनलाइन बिक्री। अगर हथियार की ऑनलाइन बिक्री से रिलेटेड अपराध का प्रकाश में आता है तो उसमें आर्म्स एक्ट की धाराएं लागू होगी। नेक्स्ट है सर्वाधिकार उल्लंघन। सर्वाधिकार उल्लंघन में जो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धारा 66 लगेगा और कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63 और 63 का B लगेगा। नेक्स्ट है किसी भी अपराध को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस। किसी भी अपराध को नियंत्रित करने के लिए अपराध अनुसंधान एवं निगरानी आवश्यक होती है। अपराधों पर सतत निगरानी अपराध को नियंत्रित करने का अचूक साधन माना गया है। पारंपरिक अपराध को नियंत्रित करने के लिए कई पारंपरिक उपाय पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन समय के साथ अपराध की प्रवृत्ति बदल गई है तथा आज अपराध में तकनीक का बहुतायत इस्तेमाल किया जा रहा है। अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जब कंप्यूटर, इंटरनेट एवं तकनीक का इस्तेमाल निगरानी के लिए करती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कहते हैं। पैरेलल लिसनिंग एवं कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड जो है ये सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया का उपयोग, निजता एवं सुरक्षा। इंटरनेट पर अपने विचार, पसंद या नापसंद को अभिव्यक्त करना, अपना फ़ोटो एवं वीडियो शेयर करना तथा एक दूसरे से जुड़ने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है उसे सोशल मीडिया कहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा ट्विटर सोशल मीडिया के उदाहरण हैं। कोई भी सोशल मीडिया पर अपने विचार, फोटो एवं वीडियो शेयर कर सकता है, लेकिन कोई भी पोस्ट शेयर करते समय दूसरों की निजता का ख्याल रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर द्वेषपूर्ण विचार, राष्ट्र के खिलाफ विचार अथवा अश्लील सामग्री शेयर करना अपराध माना जाता है। किसी भी पोस्ट को शेयर करते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इससे किसी की निजता, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सम्मान को ठेस न पहुँचे। इसे भी अपराध माना जा सकता है। सोशल मीडिया के अपराधी के द्वारा अपराध कारित करने के लिए किया जाता है। सोशल मीडिया का जो है प्रयोग जो है अपराधी के द्वारा अपराध कारित करने के लिए भी किया जाता है। अतः सोशल मीडिया पर सुरक्षित सर्फिंग के लिए जो है सुरक्षा मानकों का पालन करना भी आवश्यक है। सोशल मीडिया पर सुरक्षित सर्फिंग के लिए निम्न बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे सोशल मीडिया पर अपनी निजी या व्यक्तिगत जानकारी को शेयर नहीं करना चाहिए, निजी फ़ोटो या वीडियो को शेयर नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया पर निजी कमेंट, राष्ट्र के विरुद्ध कमेंट अथवा सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले शब्दों या कमेंटों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अनजान व्यक्तियों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, पासवर्ड को हमेशा मजबूत तथा गोपनीय रखना चाहिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन है आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम पर होने वाले प्रमुख अपराध। तो फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के अपराध होते हैं। पहला, पीड़ित का आरोप होता है कि उनके नाम, पता, फोटो अथवा वीडियो इस्तेमाल करते हुए फर्जी फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया गया है तथा अश्लील सामग्री डालकर उन्हें बदनाम की जा रही है। दूसरा, पीड़ित का आरोप होता है कि उनके नाम, पता, फोटो अथवा वीडियो इस्तेमाल करते हुए फर्जी फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया गया है तथा मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम के मित्रों से बीमारी के नाम पर पैसे की ठगी की जा रही है। 3. की जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे अपराध का अनुसंधान कैसे करेंगे? इस तरह के फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे होने वाले अपराध का हम जो अनुसंधान किस प्रकार करेंगे? तो सर्वप्रथम पीड़ित से उक्त फर्जी प्रोफाइल का URL एंड स्क्रीनशॉट प्राप्त करेंगे। प्राप्त URL एंड स्क्रीनशॉट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद फेसबुक इंस्टाग्राम को BNSS की धारा 94 के तहत नोटिस भेजा जाता है। नोटिस के माध्यम से IP लॉग, मोबाइल नंबर तथा ईमेल ID की मांग की जाती है। नोटिस तैयार करने के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम पोर्टल के माध्यम से पत्राचार किया जाता है। फेसबुक या इंस्टाग्राम के द्वारा पोर्टल के माध्यम से ही उपरोक्त डिटेल्स उपलब्ध कराया जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम के द्वारा लॉग डिटेल्स उपलब्ध कराई जाती है। उपरोक्त लॉग डिटेल्स के आधार पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP से IP एड्रेस से यूजर डिटेल्स प्राप्त करने हेतु पत्राचार ईमेल के माध्यम से की जाती है। उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP से प्राप्त यूजर डिटेल्स के विश्लेषण के आधार पर जो है संदिग्ध मोबाइल नंबर या फिर फ़ोन नंबर प्राप्त किया जाता है। संदिग्ध मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर का नाम एवं पता मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से प्राप्त की जाती है। प्राप्त नाम एवं पता का भौतिक सत्यापन तथा विधिपूर्ण तलाशी सह जब्ती की कार्यवाही की जाती है। तलाशी स्थल एवं संदिग्ध व्यक्ति के पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आदि जब्त करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन को जब्त करते समय उसका पासवर्ड हटा देना चाहिए या लिखकर रख लेना चाहिए। जब्त इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण यथा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड को जब्ती सूची बनाने के बाद नहीं खोलना चाहिए। नेक्स्ट, न्यायालय के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला से उपरोक्त उपकरणों की जांच कराई जानी चाहिए। चलिए, आपका सूचना प्रौद्योगिकी मॉड्यूल या फिर कंप्यूटर बोल सकते हैं से संबंधित ये मैराथन क्लास समाप्त हुआ। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।